स्वागत है आप लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कक्षा 12 मैथमेटिक्स का। काफ़ी सवाल इससे बनते हैं, चाहे कंपटीशन हो चाहे एकेडमिक हो। यानी कि आप 12th मैथमेटिक्स में चाहे कोई भी बोर्ड हो, आपको दिखाई पड़ेगा समाकलन के अच्छे खासे सवाल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत ब्रीफ में इसका बेसिक सीखने वाले हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, मूलभूत जो धारणाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, फार्मूले होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, इन सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। और सबसे ज़्यादा बातचीत इस बात पर होगी कि समाकलन की ज़रूरत क्यों पड़ी, समाकलन क्या होता है, ये सारी चीज़ों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आइए बिना कोई देरी हुए हम लोग समाकलन को समझने का प्रयास करें। इससे पहले हम एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहेंगे कि गणित में एक होता है कैलकुलस। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, जो समाकलन हमारा चैप्टर है, ये कक्षा 12 मैथमेटिक्स में जो दो बुक होती हैं, एक पहला वॉल्यूम है, एक दूसरा वॉल्यूम है, ठीक है। तो दूसरी जो हमारी बुक है, दूसरी बुक है, उसका सबसे शुरुआती चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर है ये, इतना दिमाग में रखिए। दूसरी बात बताऊं कि जो हमारा समाकलन है उसको पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि गणित में एक ब्रांच होती है कैलकुलस की। मैथमेटिक्स में एक ब्रांच होती है कैलकुलस की, जिसका वाइडली यूज है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। समाकलन के भी अच्छे खासे आपको यूज दिखाई पड़ेंगे, और अवकलन और समाकलन दोनों आप कहाँ पढ़ते हैं, कैलकुलस में पढ़ते हैं। कहने का मतलब कैलकुलस एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े जाते हैं। पहला टॉपिक कौन सा है, जो आप लोग फर्स्ट वॉल्यूम में पढ़ चुके हो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अवकलन, ठीक है। दूसरी बुक में जो पहला चैप्टर है ये कौन है, समाकलन का है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इंटीग्रेशन, समाकलन। अवकलन का मतलब आप जान ही रहे हो इसको, अगर आप पढ़े ही होगे, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, अवकलन बोलते हैं। समाकलन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दूं, क्योंकि ये अगर आप अच्छे से मैथ पढ़ना चाहते हैं, वाकई में इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से, तो थोड़ा डीपली आप सीखिए तो और अच्छा रहेगा। तो कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, उसमें दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है, डिफरेंशिएशन, TI, डिफरेंशिएशन। और दूसरा हमारा ब्रांच है कौन सा, इंटीग्रेशन का। किसका ब्रांच है भाई, मैं इधर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन का, जो आज हम लोग इस पर बातचीत करने चल रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समाकलन। क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब इंटीग्रेशन में जो एक्सरसाइज आपकी जो समाकलन की है, चैप्टर है, उसमें से कुछ चैप्टर, अधिकांश चैप्टर जो हैं समाकलन के निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन। मैं केवल इसका स्ट्रक्चर दे रहा हूं, अभी मैं बाद में समाकलन पे बातचीत करूंगा। अनिश्चित समाकलन हो गया, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर जो है आपको याद होना चाहिए कि कैलकुलस में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है कौन, डिफरेंशिएशन। दूसरी चीज़ कौन होती है, समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन भी दो तरह का होता है, एक अनिश्चित समाकलन, जिसको हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए हम लोग ज़्यादातर अभी शुरुआत चूंकि कर रहे हैं समाकलन, तो सबसे पहले समाकलन ही पढ़ेंगे। लेकिन मोटा मोटा जान लीजिए, एक अनिश्चित समाकलन होता है, एक निश्चित समाकलन होता है। अनिश्चित में क्या होता है, जो आंसर आता है वो कुछ कुछ इस टाइप में आएगा। एक फंक्शन मिलेगा कैपिटल f(x) और प्लस एक कांस्टेंट इसमें जरूर नजर आएगा आंसर में। आंसर जब भी लिखेंगे, तो आंसर जब किसी भी फंक्शन का समाकलन करेंगे, तो अनिश्चित समाकलन के केस में क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, यानी कि कोई फंक्शन आएगा प्लस कांस्टेंट आएगा। लेकिन जब निश्चित समाकलन होगा, तो देखिए अनिश्चित समाकलन की एक और पहचान है कि एक सिंबल आएगा, ये वाला, ये याद रखिएगा, जो S टाइप में थोड़ा थोड़ा बनता दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं समाकलन का चिन्ह, ठीक है। लेकिन जब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात आएगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें A से B तक कोई एक लिमिट दिए रहेंगे, पहली बात ये जान लीजिए, और इसमें कोई लिमिट नहीं दिए रहेंगे। इसमें आंसर इस टाइप का आएगा, और इसमें जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा भाई ना, ये वैल्यू देगा, क्या देगा, फलन का मान देगा, ये वहां पर वैल्यू मिलेगी आपको। डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में कोई वैल्यू आएगी, 4x 3x, इस टाइप से कोई ना कोई वैल्यू आएगी, या फिर ये समझ लीजिए कि कोई एक फाइनली हमें एक कांस्टेंट टाइप का वैल्यू मिल पाएगा यहाँ पर। जबकि यहाँ पे एक फंक्शन मिलेगा हमको, प्लस एक कांस्टेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा रहेगा, f(x) के साथ एक c, यहाँ पर c बिल्कुल नहीं रहेगा।
तो ये पहचान है। हालांकि अभी शुरुआत में चूंकि आप एकदम बेसिक शुरू करने जा रहे हैं तो अभी आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं जान रहे हैं, लेकिन कम से कम स्ट्रक्चर हमको जान लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं सीधा सीधा समाकलन की डेफिनेशन पे बात करने चल रहा हूँ। तो समाकलन की डेफिनेशन अगर आपको जाननी है, ठीक है ना, तो चलते हैं डेफिनेशन के पास। लेकिन मैं आपको डेफिनेशन बताऊं इससे पहले मैं आपको शॉर्टकट में एक बात बता दूं। शॉर्टकट में ये बता देता हूं कि देखिए भाई, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किए हैं बहुत सारे। जैसे हमने डिफरेंशिएशन, मान लीजिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेते हैं sin x। जब हम sin x का अवकलन करते हैं भाई, sin x का जब हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, cos x। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, sin x का अवकलन यानी कि f ऑफ x का जो यहाँ पे अवकलन किया गया, अवकलन कैसे किया गया भाई, यहाँ पर d बाई डी एक्स किया गया, इसके पीछे लिख दिया गया यहाँ पर d बाई डी एक्स। देखिए ये जो चिन्ह बना है d बाई डी एक्स, किसका हुआ, sin x का अवकलन हुआ। d बाई डी एक्स देखते ही आप जान लीजिए कि अवकलन होने जा रहा है। किसका होने जा रहा है, sin x का। किसके सापेक्ष होने जा रहा है, x के सापेक्ष होने जा रहा है, जो यहाँ पर लिखा है। और जब अवकलन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, ये भी एक फलन है, बात समझ में आ रही है, ये भी एक फंक्शन ही है हमारे पास। तो होगा क्या यहाँ पर कि अब करेंगे क्या, अगर हमको cos x से लौटा के वापस sin x अगर चाहिए हो, मैं कह रहा हूं कि आपने किसी फलन का अवकलन करके कोई वैल्यू प्राप्त की, कोई चीज मिल गया हमको, और वापस अगर इस फंक्शन को फिर से प्राप्त करना है, यानी कि sin x को हमें फिर से प्राप्त करना है cos x से, किससे, जो हमको मिल गया है cos x। तो इसका क्या तरीका होगा, इसका तरीका होगा ये कि इसी तरीके को, अगर इस cos x को हमें वापस sin x प्राप्त करना है तो हम इस तरीके को बोलेंगे कि समाकलन करना पड़ेगा हमको, किसका, जो हमें प्राप्त हुआ, जिससे फिर से हम वो वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं जिसका अवकलन होने के बाद ये हमको मिला है। तो जैसे ही cos x का समाकलन करेंगे तो sin x मिलेगा, sin x का अवकलन करेंगे तो cos x मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि f ऑफ x का अगर हम अवकलन करें, क्या करें, अवकलन करें, तो क्या मिलेगा, f डैश x मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। और लेकिन जो हमको मिल चुका है, अगर मैं इसका समाकलन करूं, क्या करूं, समाकलन, इंटीग्रेशन करूं, अगर इसका इंटीग्रेशन करूं, इसका इंटीग्रेशन करूं, यहाँ पे क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है। किसी फलन का डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश x मिलेगा, यानी a इसका अवकलन मिलेगा। और अवकलन जो मिल गया है हमको, यानी अवकल गुणांक जो मिला है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो मिला है, उसका अगर मैं समाकलन करूंगा तो लौट के हमको फिर से वही चीज मिल जाएगी जिससे हम आगे करके अवकलन करके प्राप्त किए थे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये फिर से f ऑफ x मिल जाएगा। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि जो समाकलन है हमारे, इंटीग्रेशन है, ये क्या कर रहा है, जो उसी फंक्शन को फिर रिवर्स कर दे रहा है, यानी कि फिर से हम वही फंक्शन प्राप्त कर ले रहे हैं लौट के। जिस फंक्शन से अवकलन करने के बाद हम दूसरी चीज पाए थे, उस दूसरी चीज का फिर से हम पहली चीज को प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही। तो पहली चीज का हमने अवकलन करके दूसरी चीज प्राप्त किया, और दूसरी चीज का समाकलन करके अगर हमने पहली चीज को प्राप्त किया, तो यहाँ पर इसकी जरूरत यही पड़ी कि अगर मुझे फिर से फंक्शन को वापस प्राप्त करना हो तो हमें कौन सा काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, उस प्रोसेस का नाम क्या है, समाकलन। उस प्रक्रिया का नाम है क्या, इंटीग्रेशन। उस प्रक्रिया का नाम इंटीग्रेशन। एक तो ये तरीका समझने का, दूसरा तरीका मैं आपको ग्राफ से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ग्राफ देखिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर अच्छी गणित पढ़ना चाहते हैं तो ग्राफ अच्छे से आना चाहिए, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। अगर आपको मैथ में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आपको डीपली चीज़ों को सीखना है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, ये जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, कोई भी फंक्शन हो गया, ठीक है, और ये फंक्शन यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया। तो आपने 12th में वॉल्यूम फर्स्ट में अवकलन के अनुप्रयोग में सीखा होगा, या जब हम लोग डिफरेंशिएशन को सीख रहे होते हैं तो ये बताते हैं कि जो अवकलन होता है इस फंक्शन का, जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो किसी पॉइंट पर हम x इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ a, तो इस पर जब हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते थे, इस पर क्या निकालते थे, इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स निकालते थे। याद करिए खूब अच्छे से, dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई पॉइंट पर, यानी किसी भी पॉइंट पर यहाँ पे अगर हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे होते हैं तो जो यहाँ पे वैल्यू मिलती है वो एक टेंजेंट होती है। क्या होती है, टेंजेंट होती है, याद रखिएगा। बल्कि टेंजेंट ना कहकर ये टेंजेंट का स्लोप मिलता है हमको। dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है। अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डेरिवेटिव के यूज पढ़े हैं, तो अवकलन के दो मतलब होते हैं। एक अवकलन का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है
कहने का मतलब यहाँ पर क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि अवकलन को हम लोगों ने दो तरीके से समझा था, यानी dy बाई डी को दो तरीके से समझा था। एक तो ये होती है स्लोप, क्या होती है, रेखा की ढाल, रेखा की ढाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितनी ढलान है रेखा की, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और दूसरे केस में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़े थे, उसके अलावा जो हमने यूज पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें ये था कि कोई एरिया जो है सर्किल का हो, रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, यानी रेडियस अगर सर्किल की घट बढ़ रही है तो इसके एरिया पे क्या असर आ रहा है, इसके एरिया में कितना चेंजिंग आ रही है। तो वहां पर भी अवकलन को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें देखिए dA बाई डी आर हो गया, ds बाई डिस्टेंस, अगर आपका कोई पार्टिकल कोई डिस्टेंस थोड़ी सी तय कर रहा है गिवन टाइम, स्मॉल टाइम में, ds बाई डी टी, तो यहाँ पर भी इसका मतलब अवकलन ही होता है, डिफरेंशिएशन। तो रेट ऑफ चेंज से भी हम किसी अवकलन को समझते थे। यहाँ पर जैसे dy बाई डी लिखा है तो कोई बहुत छोटा dy है, मान लीजिए इतना छोटा है, और dx हमारा ये इतना छोटा है, बहुत dy बहुत स्मॉल है, यानी dx इतना स्मॉल है, dx एक्स एक्सिस पर थोड़ा सा चेंज करने पर y एक्सिस में क्या चेंजिंग आ रही है फंक्शन में। तो उस केस में यहाँ पर आपको पता है, ये मान लीजिए थीटा है, तो अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूँ ABC, तो यहाँ से जब हम लोग tan थीटा लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से भी पता लग रहा है भाई अवकलन क्या चीज़ होती है, tan थीटा होती है। थीटा पूरा tan थीटा बोलते हैं हम लोग, ढलान, स्लोप बोलते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा अगर आपने पढ़ा है तो बस मैं यही बता रहा हूँ यहाँ पर कि dy बाई डी क्या है, स्लोप है लाइन की, किसी भी लाइन की क्या है ये, ढलान, किसी भी रेखा की ढलान को हम लोग dy बाई डी बोलते हैं, सीधी सी बात जान लो। अवकलन क्या है, किसी भी रेखा की ढलान को कहते हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई कि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू वन क्वांटिटी, ठीक है, किसी भी एक क्वांटिटी के चेंज होने पर, यानी किसका, ए का यहाँ पर चेंजिंग हो रही विद रिस्पेक्ट टू क्या है, आर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि दो केसेस में हम dy बाई डी को समझते थे, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ना करते हुए सीधी सी बात मैं बताता हूँ कि दो चीज़ें मैंने सीख ली कि ये हमारा जो स्लोप बन रहा है ये है dy बाई डी इस पॉइंट पर dy बाई डी है, ठीक है। तो ये स्लोप है हमारी लाइन की, स्लोप जिसको हम लोग tan थीटा बोलते हैं, यानी m बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं जिसको, क्लियर। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मैं कैसे समाकलन को समझने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर कैसे होता है, कहने का मतलब ये हमारे पास क्या था, एक फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा ग्राफ था फलन का, एफ ऑफ एक्स का क्या है, ये ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फलन से हमको क्या मिला, जब हमने क्या किया, फलन का किया हमने क्या, अवकलन किया, यानी dy बाई डी एक्स, ये हमारा y है याद रखिएगा। इसका जब मैंने क्या किया, अवकलन किया, यानी dy बाई डी एक्स निकाला। तो जब dy बाई डी एक्स निकाला तो यहाँ पे क्या बन गया, f डैश है। इसको क्या बोलते हैं भाई, हम लोग स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमको स्लोप मिला है, तो आपने अवकलन करके किसी फलन का अवकलन किया, कोई स्लोप मिल गई हमको, मतलब ढाल मिली, किसी स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, तो क्या मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट से पुनः फंक्शन को प्राप्त कर सकता हूं। यानी कि पहले मेरे पास क्या था, एक फंक्शन था, और उस फंक्शन से हमने क्या प्राप्त किया, उसके किसी भी पॉइंट पर हमने स्लोप प्राप्त की। और जब स्लोप मिल गई तो क्वेश्चन ये उठता है कि स्लोप से क्या मैं दोबारा उस फंक्शन को रिगेन कर सकता हूं, यानी कि उसको दोबारा वापस प्राप्त कर सकता हूं। तो हाँ, प्राप्त कर सकते हैं, और प्राप्त करने का जो तरीका होता है उसी का नाम होता है समाकलन। यानी कि ये डेरिवेशन का उल्टा होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन का ये उल्टा होता है। तो लिखा भी है, देखिए यहाँ पर जो हमारा समाकलन होता है, क्या करेंगे भाई, इसका जो स्लोप मिला है ना, यानी जो टेंजेंट हमारा मिला है ये, इसका मैं क्या करूंगा, समाकलन करूंगा। तो उल्टा काम हो रहा है यहाँ पर, रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। तो अवकलन का ये क्या है, समाकलन रिवर्स प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, स्लोप से वापस हम फंक्शन प्राप्त करते हैं। अवकलन में क्या होता है, फंक्शन से हम स्लोप प्राप्त करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फंक्शन से स्लोप ऑफ टेंजेंट प्राप्त करना अगर हो तो उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फंक्शन को, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट से वापस हमको फंक्शन प्राप्त करना है, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, समाकलन होता है। यानी कि ये एक्चुअल में समाकलन को एक शब्द और नाम देते हैं, समाकलन को समाकलन ना कहकर हम लोग प्रति अवकलन कहते हैं, क्योंकि ये अवकलन का क्या होता है, प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है। तो हम प्रतिलोम पूरा ना लिखकर प्रति अवकलज भी बोलते हैं, प्रति अवकलन,
प्रति अवकलन। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं भाई? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको प्रति अवकलन क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि डेरिवेशन का ये क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इंटीग्रेशन को, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और तरीका है, हम इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन के तरीकों को एक और कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, लेकिन उसको हम सीखें उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नोटेशन की बात कर लें, उसके बाद में जैसे यहाँ पर खूब गौर से अगर आप लोग देख रहे होंगे तो जैसे याद करिए, किसी भी फलन का, जैसे हम लोग साइन एक्स का जब अवकलन करते हैं, साइन एक्स का क्या करते हैं? अवकलन करने चलते हैं, अवकलन। तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं इसके पहले? इसके पहले लगाते हैं डी अपॉन डी एक्स, और फिर यहाँ पे साइन एक्स लिखते हैं। तो ये होता है तरीका लिखने का, अवकलन करने का। बात समझ में आ रही? डी बाई डी एक्स लिख दिया, जान लेना कि अवकलन होने जा रहा है। लेकिन जब हम समाकलन करने चल रहे होते हैं किसी भी फलन का, तो उस समय कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ये चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? फलन लिखें जिसका अवकलन होना है। बात समझ में आ रही? और यहाँ पर डी एक्स डी वाई जिसके रिस्पेक्ट में हमारा अवकलन होगा यहाँ पर लिखा जाएगा। ये मेरा क्या बताएगा? ये वाला चिन्ह बताने जा रहा है कि ये समाकलन होने, ये वाला फलन जो है ये फलन समाकलन होने जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हो इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लिखा हो साइन एक्स, और यहाँ पर डी एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे क्या इसका भाई? साइन एक्स, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ थोड़ा सा। इसको पढ़ेंगे क्या? ये पूरा हम पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे साइन एक्स, यानी ये फलन का क्या होने जा रहा है? किसके सापेक्ष? जो यहाँ डी एक्स से लिखा है, यहाँ पर डेरिवेटिव का ये जो हमारा दिख रहा है, एक्स दिख रहा है ना यहाँ पर, तो बोलेंगे साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। जो यहाँ पर डी एक्स लिखा है, सापेक्ष क्या होगा? समाकलन होगा। क्या होगा? समाकलन। इसको पढ़ते हैं हम लोग। ये पूरा सिंबल, ये पूरी चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो जब भी कहा जाए एक्स के सापेक्ष होंगे तो साइन एक्स लिखिए, उसके पीछे ये वाला चिन्ह लगाइए, और आगे डी एक्स लिखिए। क्या लिखिए? डी एक्स। हमारी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि इसको बोलते हैं समाकलन का ये प्रोसेस का सिंबल है, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, यानी कि इंटीग्रेशन होने चल रहा है। जो यहाँ पर जिस फलन का इंटीग्रेशन होगा उसको इंटीग्रेंड बोलेंगे। बाकी ये हमारा dx दिखा रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन होना है। ठीक है, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ, इससे पहले मैं एक जानकारी आपको थोड़ी सी और दे दूँ, एक जानकारी और दे दूं। चिन्ह का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, किसी भी फंक्शन का, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? ये वाला चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। जैसे ए की पावर एक्स है, इसका अवकलन करना है तो ए की पावर फंक्शन यहाँ लिख दीजिए। जस्ट इसके बाहर हम लोग क्या लिखेंगे? डी एक्स लिखेंगे, जब हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना होगा। अदरवाइज अगर अंदर एक्स का फलन है तो अवकलन करेंगे, नहीं तो यहाँ पे एक्स का फलन है तो कांस्टेंट मानेंगे। इस पर मैं बाद में बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं ये बात कर लूँ कि जो यहाँ पे हमको ये सिंबल दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये कुछ कुछ किस टाइप का है? ये एस टाइप का है। एस का मतलब होता है यहाँ पर सम। क्या चीज़ होता है? सम। सम का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम बोलते हैं योग। तो योग किस बात का? योग किस बात का? तो थोड़ा सा मैं आपको, बहुत डिटेलिंग नहीं करूँगा इस पर, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है। क्या है? ग्राफ है। ठीक है, और ग्राफ में क्या हुआ है? ये हमारे पास कोई ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मान लीजिए फंक्शन है। ठीक है, और हमको क्या है कि अगर स्क्वायर का एरिया निकालना होता है तो इजीली क्या कर लेते हैं हम लोग? ये हमको पता रहती है लंबाई चौड़ाई। रेक्टेंगल का निकालना होता है हम लोग तो यहाँ पर भी करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेते हैं, तब हमको ये इसका रेक्टेंगल का एरिया मिल जाता है। तो ये थोड़ा आकृतियाँ, जिसका वृत्त है पाई आर स्क्वायर हो जाता है। हमारी बात समझ में आ रही? तो कुछ शेप ऐसे हैं, ट्रायंगल हो गया हमारा, तो इनके सबके एरिया निकालने के लिए बेसिक हमारे पास फार्मूले होते हैं, उनको हम लोग यूज करके सिंपली निकाल लेते हैं। लेकिन जब टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का ग्राफ हो, जहाँ पर ना सर्किल बन पा रहा हो कायदे से, ना रेक्टेंगल बन पा रहा हो, ना ट्रायंगल बन पा रहा हो, तब जब एरिया निकालने की बात आती है तब हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। ये सारी चीज़ें यूज में हैं इसके।
तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमको एरिया निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक का ये पूरा एरिया हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में एक जुगाड़ किया गया, वहीं से इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई थी, वहीं से हमारा समाकलन शुरू हुआ था। उन्होंने काम किया कि देखिए इसी चीज में रेक्टेंगल बनाने का प्रयास किया। और रेक्टेंगल कैसे बनाया उन्होंने, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, दो खड़ी लाइनें ले लेता हूँ एकदम पास पास की, इतनी पास की आपको दिखाई ना पड़े, हालांकि दिख रही हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दिखाई ना पड़े। तो उन्होंने ये कहा कि इतना छोटा ले लीजिए कि इसका स्लोप ऊपर जो है ना एकदम रेक्टेंगल की तरह हो जाए, एकदम पैरेलल हो जाए नीचे के, इतना छोटा dx ले लीजिए। तो ये x एक्सिस पर लिया जाएगा तो इसको बोलेंगे dx। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, अगर ये हमारा स्ट्रिप है यहाँ पर जो हमारी दिख रही है, कलरफुल में कर देता हूँ इसको, ये जो हमारी स्ट्रिप दिख रही है ये मान के चलिए रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, ये लाइन ही एक तरह से। तो यहाँ पर इसको मैं जूम कर लूँगा तो ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस पर dx और ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी y। तो क्या एक ही स्ट्रिप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी छोटी छोटी स्ट्रिप बनाओ कि सबकी सब छोटी छोटी रेक्टेंगल के शेप में आ जाए, रेक्टेंगल के। तो पूरा का पूरा बहुत सारी इस तरह की अनंत, इनफाइनाइट तो नहीं कहिएगा, फाइनाइट ही कहिएगा, बहुत सारी जितनी स्मॉल बना सको बहुत सारी यहाँ पर इस तरह से हमारे रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो इनका अगर मैं सम कर लूँ तो पूरा एरिया मिल जाएगा। तो बस इसी के लिए क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का सम करने का तरीका क्या हुआ कि ये हमारा y = f(x) है ही है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने एक लिया स्ट्रिप छोटी सी, तो इसका जब एरिया निकाला, मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, एक छोटी सी यहाँ से एक छोटी सी स्ट्रिप में निकाल के लाया यहाँ पर, इसको जूम कर लिया, तो जूम किया तो इसका dx हमको दिखने लगा, ये y दिखने लगा। तो भाई ये रेक्टेंगल हमारी एक स्ट्रिप बन गई। तो रेक्टेंगल से बन गई तो इसका एरिया कैसे निकलेगा भाई, लंबाई ये हो गई गुणे चौड़ाई, तो y dx आ गया कि नहीं आ गया, बताओ भाई, y dx आ गया। y का मतलब क्या है यहाँ पर, f(x) है, f(x) dx। तो कुल मिला के ये हमारा एरिया है, और एरिया किसका है भाई, एक ही स्ट्रिप का एरिया है। तो अगर मैं सम कर लूँ, क्या कर लूँ, सम कर लूँ, किसका सम कर लूँ भाई, सारे रेक्टेंगल के एरिया का सम कर लूँ, तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इसका एरिया फैल जाएगा, यही आपकी स्ट्रिप फैलना शुरू हो गई है। तो इंटीग्रेशन का मतलब फैलाव भी होता है एक तरह से। तो यहाँ पर देखा जाए अगर भाई, तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, सम करने जा रहे हैं किसका, एरिया का। तो सम ऑफ एरिया अगर निकालते हो तो a1 + a2 और a3 ... an स्ट्रिप में अगर ये हमारा डिवाइड है तो an बोल देंगे। तो भाई इसी सम ऑफ एरिया के बारे में कहा गया, इसको एक और तरीके से लिखिए, ये जो हमारा s लिखा हुआ है इन्होंने कहा इस टाइप का कर दीजिए थोड़ा थोड़ा इसका, तो ये शेप बनाया गया, तो इसी को इंटीग्रेशन कहा गया, ठीक है। और किसका कहा गया, सारे एरिया का सम। तो इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पर ये लेते ही मतलब ये हो गया क्या, सारे एरिया का सम हो गया, ठीक है। तो एक एरिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई एक पर्टिकुलर एरिया, तो क्या हो जाएगा y और dx। इसका मतलब ये हो गया हमारा क्या, एरिया ही तो है, देखो y dx हमारे पास देखिए, और y का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, y dx एरिया है, तो y का मतलब क्या है, फंक्शन है यहाँ पर। तो फंक्शन कौन हो जाएगा, f(x) हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dx। क्लियर। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अगर a से b तक की बात कहेंगे तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा, और a b की कोई लिमिट नहीं है, कहाँ से कहाँ तक लिया जा रहा है। तो कुल मिला के हमको पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एरिया, एक टाइप से एरिया देता है इंटीग्रेशन, हमको फैलाव देता है, इसका पूरा फैलाव है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है समझने का हमारा इंटीग्रेशन को, ठीक है। ये चिन्ह कहाँ से आया उस पर बातचीत हो गई है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण बातों पे, क्या है इसके कुछ बेसिक फार्मूले पर बातचीत कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको अवकलन के सारे फार्मूले पता हैं, अगर आपको अवकलन के सारे फार्मूले पता हैं, मैंने अभी शुरुआती वीडियो में आपको दिखाया था कैसे अगर अवकलन के आपके सारे फार्मूले क्लियर हैं तो कैसे हम सारे समाकलन के फार्मूले प्राप्त कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और चौथी मान लेते हैं ये हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ फार्मूला। मान लीजिए इधर हमारा हो जाएगा अवकलन, और इधर हो गया हमारे पास समाकलन, ठीक है। इधर हो गया अवकलन, इधर हो गया समाकलन, यानी इधर हो गया डिफरेंशिएशन, ये हो गया इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ये हो गया इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर बेसिक में फार्मूला पहले आसान वाला लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया dd(x), sin x का अवकलन क्या होता है भाई, cos x होता है।
साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो समाकलन क्या होता है, अवकलन का उल्टा, यानी जो चीज़ हमको मिली है उसका अगर मैं समाकलन करूंगा, यानी इसका कैसे कैसे समाकलन करेंगे कॉस एक्स का, पहले ये हम समाकलन का साइन बनाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, फंक्शन, यानी जिसका हमें समाकलन करना है कॉस एक्स को यहाँ लिख दीजिए, और जैसे लिखने के तुरंत बाद dx लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, dx, क्या लगा दीजिए, dx। जैसे यहाँ देखो बटे में dx होता है अवकलन में, और यहाँ पे क्या होगा, फलन के बगल में गुणे में होगा dx, मल्टीप्लाई में होगा dx, इतना याद रखिएगा। तो इससे फायदा क्या मिलेगा कि जो cos x है ये हमको वापस क्या दे देगा, sin x दे देगा। क्लियर। और याद करिए जब समाकलन लिखना तो प्लस c यहाँ जरूर लिख देना, ठीक है, कांस्टेंट। इसके पीछे रीजन है कि अगर मैं इसका sin x प्लस कांस्टेंट, अगर यहाँ पे हमारे पास c होता पहले से, जैसे यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करो मैं जो बताने जा रहा हूँ। अगर मेरे पास ये देखिए यहाँ पर d/dx और sin x ना होकर यहाँ पर sin x प्लस c होता तो इसका अवकलन क्या आता, cos x ही तो आता, cos x ही तो आता। तो क्या मैं cos x का समाकलन करूंगा तो sin x प्लस c नहीं लिख पाऊंगा, बिल्कुल लिख पाऊंगा, यही है। तो ये मान लीजिए हमारे पास पहला फार्मूला हो गया। चलिए दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। अगर मैं लिखूं dd(x), तो यहाँ अगर अचर होता था कोई पद, कौन होता था यहाँ पर, अचर, कोई कांस्टेंट होता था, तो इसका समाकलन क्या मिलता था, 0 मिलता था। भाई इसका समाकलन, अचर कांस्टेंट टर्म का समाकलन क्या मिलता था, 0 मिलता था। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूं, ठीक है ना, 0 का समाकलन करूं, किसके रिस्पेक्ट करूं, x के रिस्पेक्ट करूं, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कोई कांस्टेंट मिल जाएगा, कोई कांस्टेंट यहाँ पर c मिल जाएगा। इसको दिमाग में रखना हमको। कुछ और चीज़ों को देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पर dd(x) लिखा और यहाँ पर लिखा x की पावर n+1 का अवकलन, तो आपको पता है इसका अवकलन क्या होता है, n+1 सामने आता है और x पर क्या हो जाता है, पावर n हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसका समाकलन तो करूँगा तो क्या मिलेगा हमको, अगर मैं इसका समाकलन करूँ तो क्या मिलेगा, इसका समाकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर n+1 को नीचे भेज दीजिए, तो यहाँ पर अगर मैं करूँगा x की पावर n का समाकलन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, x की पावर, ये देखिए x की पावर n+1 मिलेगा ही मिलेगा, और अपॉन में क्या मिलेगा, ये जो हमारा है नीचे चला जाएगा n+1, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये देखिए, और +1 हम लोग क्या लिख देंगे, कांस्टेंट लिख देंगे यहाँ पर। इसमें चूक कोई नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही, थोड़ा सा मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, जगह बने ताकि। तो ये हो गए 3। चौथा फार्मूला आप बताएं, चौथा फार्मूला, कोई भी फार्मूला जिसका अवकलन आपको आता है उसका समाकलन बना लीजिए तुरंत खटाखट। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर dd(x), ठीक है, e की पावर x, इसका आपने किया अवकलन, तो क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा, इसका अवकलन ये मिल जाएगा। लेकिन इसका जो समाकलन है अगर लिखना है हमको, क्या लिखना है, समाकलन, तो समाकलन के लिए क्या करेंगे, इसका जो हमको मिला है इसके पीछे ही इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और फिर इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसके आगे हम लिखेंगे dx, इक्वल लगाएंगे और लौटा के फिर हमको यही ex लिख देना है और प्लस एक कांस्टेंट लगा लेना है, क्योंकि ex के साथ में अगर कोई 4, 5, 6 होता प्लस में तो ex ही इसका समाकलन आता, इसलिए कांस्टेंट लिखने पे कोई असर नहीं आएगा। चलिए इसके बाद कुछ और फार्मूले हमारे पास हैं जो जैसे हम लोग सीखे होंगे कि dd(x) log x का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, 1/x आता है। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। तो हमने अवकलन करने पर जो प्राप्त किया ये हमारा स्लोप टाइप का है, तो इससे हम वापस फंक्शन कैसे प्राप्त करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दूंगा, जो मिला है उसको यहाँ पे लिखिए और dx लगाइए और फिर वापस लौटा के यही लिख दीजिए, यही लिख दीजिए log x। बस डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक c यहाँ पे जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ और फार्मूले हम लोग देखते हैं भाई। इसके बाद में हम लोग देखते हैं dd(x) और अब बताइए साइन का मैंने बता दिया है, तो cos x का भी क्या होता है अवकलन, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो यहाँ जरा बताइए, तो हमको वापस लाना है cos x, यानी एक काम यहाँ पर ये कर सकते हैं हम लोग कि ये दोनों साइड में अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको प्लस बना लीजिए। तो अगर मैं चाहूँ तो इससे इसको प्राप्त कर सकता हूँ, तो इससे उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा sin x का। तो sin x का समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, तो लौट के हमको क्या दे देगा, ये माइनस cos x हमको मिल जाएगा। क्लियर। तो ऐसे कोई भी आप फार्मूला जिसका आपको अवकलन पता है डायरेक्टली, वो सारे फार्मूले रिवर्स होकर हमको समाकलन में दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है,
छठवीं चीज़ मैं लिख रहा हूँ d/dx tan x। तो आपको अच्छे से पता है इसका जो समाकलन अवकलन होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो हमको tan x वापस मिल जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स dx इसका क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। तो डी ऑफ एक्स आपको याद होगा कि जब हम tan इनवर्स x का समाकलन करते हैं तो क्या मिलता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो मिलता है, याद करिए। तो इसका मैं अगर समाकलन करूं जो हमको मिला है, तो किसका मिला था, ये मिला था किसका भाई, किसके सापेक्ष होगा भाई, dx के सापेक्ष। यहाँ देखो बटे में dx होता है, यहाँ dx यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा फंक्शन के बगल में, ठीक है। और ये जितने भी यहाँ लिखे जाएंगे ये tan x इन्हीं के अवकलन यहाँ पे मौजूद होंगे। अवकलनीय फार्मूले हैं, यानी स्लोप टाइप के हैं। तो अगर मैं इसका करूँगा तो क्या मिलेगा, ये लौटा के हमको क्या देगा, tan इनवर्स x ही देगा। बल्कि tan इनवर्स x के साथ हम c ले रहे हैं, तो यहाँ जहाँ जहाँ हमने c लिया है ये क्या होती हैं, फैमिली होती है फंक्शन की, पूरी की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। ये c अगर यूज है तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की पहचान है। बाकी डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले बेसिक हैं उनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। बस करना क्या है, जो हमको मिलता है उसके पीछे इंटीग्रेशन का साइन लगा के dx लिख के लौटा के फिर वही फंक्शन हम लोग लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको कोई भी इंटीग्रेशन का कोई भी सूत्र याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अवकलन के फार्मूले याद किए होंगे तो। जैसे अगर आप देखे होंगे, अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ पर cot x का अवकलन किया तो क्या मिला था, याद करिए, cosec स्क्वायर x मिला था माइनस का, याद करिए। तो जब मैं cosec स्क्वायर x का समाकलन करने चलूंगा तो इसके पहले हम माइनस को यहाँ हटाएंगे, याद रखिएगा। तो माइनस को हटाने का क्या तरीका, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब करेंगे क्या, अब समाकलन इजीली कर लेंगे। तो हम लिखेंगे जो हमको अवकलन करने पर मिला है उसको हम फलन बनाएंगे, dx लिखेंगे और फिर लौटा के हमको क्या लिख देना है, माइनस cot x। तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, माइनस cot x होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन x के सापेक्ष क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x प्लस c होता है। sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x होता है। 1/x का समाकलन क्या होगा, x के सापेक्ष log x होगा। e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास फार्मूले हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बेसिक जो फार्मूले हैं, जैसे हमारे पास ये वाला फार्मूला देखिए, x की पावर n dx लिखा हो, जैसे मैंने कहीं यूज किया है इसको, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला हमारा दिख रहा है, ये और ये इसको देखिए। तो x की पावर n dx हो तो क्या हो जाता है, मैंने बताया x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 हो जाता है, प्लस एक कांस्टेंट लेते हैं। तो अगर मैं इसका यूज करूँ तो बहुत सिंपल, x की पावर अगर 6 लिखा है यहाँ पर, तो x की पावर 6 का x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए याद क्या करोगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको यूज़ कर लीजिए क्योंकि फार्मूला हमारा बन गया है। तो x लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे n है तो यहाँ n में 1 जुड़ गया है तो यहाँ पर 6 में 1 जोड़ देंगे। अपॉन में क्या करेंगे भाई, नीचे 6 प्लस 1, जो ऊपर है पावर वही नीचे भी पावर होगी, सिंपल सी बात है। तो 6 प्लस 1 का मतलब 7 नीचे भी होगी, 7 ऊपर, x की पावर 7/7 कर लेंगे, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगले वीडियो में उम्मीद है कि आप लोगों को अगर डिफरेंशिएशन के फार्मूले सारे अगर आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन के फार्मूले बनाना आप जरूर सीख जाएंगे। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा है तो आप अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और ख़ास बात यह है कि इसके बाद जो हमारा चैप्टर आने वाला है, चूँकि हम फार्मूलों पे बातचीत लगभग मोटा मोटा कर लिए हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम फार्मूले के साथ साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।